हेलो एवरीवन, वेलकम टू एक्सेल इन एजुकेशन। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे नेट पेपर फर्स्ट रिसर्च एप्टीट्यूड के कुछ क्वेश्चंस हैं जो 2022-21 में आपके पूछे गए हैं। ठीक है, ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो 2022 में पूछे गए हैं और 2021 में भी, मतलब उनसे रिलेटेड क्वेश्चन वो भी मैंने यहाँ पे शामिल किए हैं। तो मैक्सिमम क्वेश्चन 2022 के ही हैं। ठीक है, तो आज हम इन्हीं को देखेंगे और इनको देखना आपको ज़रूरी है क्योंकि कई बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं या उन्हीं को थोड़ा सा फेरबदल करके दिया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से कई बार ऑप्शन चेंज कर देते हैं, है ना। तो ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और इनको आपको जानना ज़रूरी होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। आप लोग देख लीजिए टेलीग्राम पे, वहाँ पर काफ़ी कंटेंट मैंने ऐसे दे रखा है जो आपको नहीं मिलता है, ढूंढने में परेशानी होती है, तो मैंने वहाँ पर वो आपको प्रोवाइड किया है PDF के फॉर्म में, तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें और इस चैनल को भी ज्वाइन करें, एक्सेल इन एजुकेशन। ठीक है, एक्सेल इन एजुकेशन डाल के सर्च करिएगा, आपको मिल जाएगा। और वहाँ पे आपको आप प्रीवियस वीडियोज़ भी देख लीजिए जो कि पहले की वीडियो हैं। वो अभी जो आपका एग्ज़ाम हुआ है तो 100 क्वेश्चंस की मैंने सीरीज़ करा दी है और आप उनको देख लीजिएगा। कुछ वीडियोज़ ऐसी हैं जो कंप्लीट रिवीजन के लिए है। ठीक है, पूरा उसमें सिलेबस कवर कराया है, जैसे एनवायरनमेंट की, रिसर्च की। तो इस तरह से उनको आप देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में आपको सब मिल जाएगा क्योंकि उनसे आपका रिवीजन हो जाएगा और वो ऐसे टॉपिक हैं जिनसे कि क्वेश्चंस बनते हैं और पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो आपको शॉर्ट में और बहुत कम टाइम में मैंने आपको उनको कवर कराने की कोशिश की है, तो आप लोग उन्हें भी देख लीजिए। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं, वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए देखिए, यहाँ पर है, जब एक परिवर्त से शोध परिणामों की व्याख्या अप्रामाणिक हो जाती है तो ये कहलाता है, मतलब वेरिएबल्स की बात कर रहा है कि स्पूरियस इंटरप्रिटेशन ऑफ रिसर्च रिजल्ट्स। ठीक है, तो ये क्या कहलाता है? तो इस तरह का जो रिजल्ट है जिस रिसर्च में होता है वो क्या होता है? ये होता है कंफाउंडिंग वेरिएबल के द्वारा। ठीक है, इसका जो राइट ऑप्शन, कंट्रोल वेरिएबल आप जानते हैं, एक्सटर्नल वेरिएबल जो बाहरी होते हैं, कॉन्फ्लिक्टिंग वेरिएबल, द्वंद्व परक। ठीक है, अब इसका जो राइट ऑप्शन है वो है कंफाउंडिंग वेरिएबल। ये क्या होते हैं? इनको कहते हैं भ्रामक चर। भ्रामक चर कोई भी चर ऐसा है जो स्वतंत्र और आश्रित चर के बीच के संबंधों को प्रभावित करता है। ठीक है, तो जो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उनके बीच के संबंध को ये इफेक्टेड करेगा और ये किस पे आधारित होगा? तो अधिकतर ये परिकल्पना पर निर्भर करता है। ठीक है, तो इससे शोध परिणामों की व्याख्या क्या हो जाती है कि अप्रामाणिक हो जाती है। ठीक है, तो ये हो गया आपका। अगला क्वेश्चन देखिए, द एज ऑफ रिस्पोंडेंट इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ये किसका उदाहरण है? तो यहाँ पर देखिए, ये है आपका मोनेडिक वेरिएबल, एकल परिवर्त। ठीक है, अब ये कैसे होता है कि वेरिएबल से क्या होते हैं क्वेश्चन आपके बनते हैं, तो इसमें आपका मोनेडिक वेरिएबल ऐसे हुआ क्योंकि खाली देखिए यहाँ पर रिस्पोंडेंट क्या कह रहा है? एज के लिए, है ना। तो आयु की जब बात करेगा तो यहाँ पर आयु क्या है? आयु के संदर्भ में हम बात करें तो आयु हमेशा बढ़ती हुई दिखेगी, है ना। तो इस तरह से ये हो गया आपका मोनेडिक वेरिएबल है जो कि एक ही वेरिएबल है और बढ़ते हुए ही दिखेगा हमको। कभी भी हम इसको देखेंगे तो हमेशा क्या है, कुछ समय के बाद आपको आयु बढ़ती ही हुई दिखेगी, है ना। तो इस तरह से ये इसके लिए रिस्पोंडेंट है। और वेरिएबल से जो आपके क्वेश्चन बनते हैं तो टाइप्स ऑफ वेरिएबल से काफ़ी बनते हैं। ठीक है, वेरिएबल्स आपको पता है, चर जिसको मापा जा सके, है ना। तो मेन तो इसका यही परिभाषा होती है। और इसके टाइप्स की बात करें तो क्वालिटेटिव वेरिएबल और क्वांटिटेटिव वेरिएबल। ठीक है, दो टाइप्स के वेरिएबल हैं और इन्हीं से मैक्सिमम क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपका ऐसे ही है, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव के ही फॉर्म में है। तो अब यहाँ पर देखिए, क्वांटिटेटिव की बात करें तो ये फिर से दो तरीके के होते हैं। क्वालिटेटिव वेरिएबल जिसमें क्वालिटी की बात की जाती है और क्वांटिटी जिनको कि मापा जा सके, अंकों में होता है। तो क्वांटिटेटिव वेरिएबल फिर से दो तरह के होते हैं जिनको कंटिन्यूअस और डिस्क्रीट कहते हैं। ठीक है, ये अक्सर पूछा जाता है। कंटिन्यूअस मतलब सतत चर जिनको बोलते हैं, और डिस्क्रीट विवर्त चर जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो आप इंग्लिश में ही याद रखिए, कंटिन्यूअस मतलब सतत, लगातार। अब इसका मतलब हुआ जैसे कि इनको आप डेसिमल में लिख सकते हैं। ठीक है, तो जैसे कि अगर हम वेट की बात करें, हाइट की बात करें, तो इनको आप लिख सकते हैं 61.5 और 25.6, इस तरह से, है ना। तो ये डेसिमल में आप लिख सकते हैं। लेकिन डिस्क्रीट की बात करें तो हम इनको डेसिमल में नहीं लिख सकते हैं। जैसे कि परिवार में सदस्यों की संख्या तो कितनी है, मान लो 10 लोग हैं तो इसको 10 ही लिखा जाएगा, 10.2 तो नहीं लिख सकते हैं। बस ये फ़र्क होता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस हमेशा बनते हैं और इनका फंडा आप याद करिए कि बेसिक कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करिए। क्वेश्चन कहीं से भी है, मैं बार बार यही कहती हूँ
कि आप क्वेश्चंस कहीं से भी दीजिए, आपका जो है कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। और आप 100 क्वेश्चन की सीरीज रिसर्च की तो ज़रूर देख लीजिए, ठीक है। वहाँ पे 20-20, 25-25 क्वेश्चंस करके मैंने ऐसे करवाए, क्योंकि एक वीडियो में तो 100 क्वेश्चन कराना बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाता है। तो इस तरह से मैंने करवा रखे हो, आपका पूरा कॉन्सेप्ट वहाँ से क्लियर हो जाएगा। जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं और जो भी कॉन्सेप्ट है वहाँ जो है आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका वेरिएबल्स के बारे में। और देखिए मेरी कोशिश रहती है कि आपको हर पॉइंट से जो है क्वेश्चंस यहाँ पे लिए जाएं, ताकि हर एक पॉइंट आपका रिवाइज हो सके। आगे देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर डिसएडवांटेज, ठीक है, डिसएडवांटेज ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च। तो यहाँ पर डिसएडवांटेज की बात कर रहा है। तो देखिए इसमें कई तरह के यहाँ पे पॉइंट्स दिए हुए हैं कि डिसएडवांटेज क्या होता है। क्वालिटेटिव रिसर्च ही आपने अभी तक काफ़ी सारे बेनिफिट्स पढ़े हैं कि एडवांटेजेस क्या होती हैं, लेकिन यहाँ पर देखिए इसके डिसएडवांटेज क्या है। पहला है टू सेंसिटिव टू द कॉन्टेक्स्ट, ओपन टू डिबेट, टू सब्जेक्टिव, है ना। तो क्वालिटेटिव की बात करें तो इसका ये डिसएडवांटेज है, अति व्यक्तिनिष्ठ, फिर डिफ़िकल्ट टू जनरलाइज, क्योंकि क्वालिटी बेस होता है तो इसको क्या होता है, सैंपल और आपने पॉपुलेशन के बारे में पढ़ा है ना, तो हम सैंपल लेते हैं तो सैंपल में वो वही सारी क्वालिटीज़ होनी चाहिए जो कि पॉपुलेशन में है, तभी तो उसको जनरलाइज किया जा सकेगा। तो ये इसको कैरेक्टरिस्टिक भी मैंने बहुत अच्छे से आपको बता रखा है, तो आप लोग उनको देख लीजिए, ठीक है। रिसर्च की और एनवायरमेंटल की, ICT की जो भी वीडियोज़ हैं वो आप देख लीजिएगा, और इतनी ज़्यादा भी बड़ी नहीं है कि आप लोग देख नहीं सकते, आपका मैक्सिमम पार्ट वहाँ से कवर हो जाएगा। इशू ऑफ रेप्लिकेशन, तो यहाँ पर देखिए ये होता है प्रतिकृति का विषय। तो ये क्या है, इसके सब डिसएडवांटेजेस होते हैं, ये इसके क्वालिटेटिव रिसर्च के डिसएडवांटेज हैं, ठीक है। क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव आपको पता ही है, तो इसके बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल यहाँ पे नहीं करेंगे। आगे देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स इन्फ्लुएंस द सैम्पल साइज फॉर ए प्रोजेक्ट। एक परियोजना, किसी परियोजना के प्रतिदर्श आकार को प्रभावित करने वाले कारक की बात करता है। तो इसमें आपके क्या क्या चीज़ें प्रभावित करेंगी, तो एक तो पहला तो इसका आकार ही होता है ना। परियोजना का प्रकार क्या है, टाइप्स ऑफ प्रोजेक्ट क्या है, उसी के हिसाब से आकार उसका डिसाइड होगा। पर्पस क्या है, और प्रीवियस रिसर्च इन द एरिया, इसके क्षेत्र में पहले क्या कौन सी रिसर्च हो चुकी है, किस तरह की हो चुकी है, तो ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो ये सारे इसके कारक हैं जो कि रिसर्चर्स पर्सनैलिटी, ये इस पर नहीं होती है। हिज हर स्टैंडिंग एज ए रिसर्चर, इससे भी इसका कोई मतलब नहीं होता है। तो आकार को प्रभावित करने वाले कारक यही मेन होते हैं, A, B और C, ठीक है। तो ये आपका राइट ऑप्शन हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर है सब्लिमिनल प्राइमिंग एज ए रिसर्च कॉन्सेप्ट वॉज फर्स्ट यूज्ड इन द डिसिप्लिन ऑफ। इसमें कह रहा है शोध अवधारणा के रूप में अवचेतन प्राथमिक लेब को, तो यहाँ पर सोशल साइकोलॉजी के लिए इसमें प्रयुक्त हुआ था, ठीक है। ये शोध अवधारणा के रूप में किसमें हुआ था, इस तरह के जो भी कुछ ऐसे मान लीजिए ये तो एक क्वेश्चन है, लेकिन इसी से संबंधित और भी कुछ पूछा जाए तो ये सब जानिए कि सोशल साइकोलॉजी में ही इनका यूज़ हुआ है, ठीक है। रिसर्च से संबंधित है तो वो किससे होगी, आपकी सोशल साइकोलॉजी। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेट्रोस्पेक्टिव स्टडीज़ आर रिलेटेड, किससे रिलेटेड होती हैं। तो रेट्रोस्पेक्टिव की बात करें, ये क्या होती हैं। पहली बात तो इस शोध विज्ञान में जो है कुछ आवश्यक गुणों के साथ साथ एक पूर्व निर्धारित समूह की तुलना कुछ आश्रित चरों से की जाती है, ठीक है। मान लीजिए कि कुछ आवश्यक गुण आपने ले लिया, कोई भी क्वालिटीज़ ले ली और एक कोई समूह ले लिया। मान लीजिए हम बात करते हैं समावेशी शिक्षा की। समावेशी शिक्षा आप जानते हैं ना, इंक्लूसिव एजुकेशन। तो यहाँ पर शिक्षण विधि के एक मॉडल में विकलांग बच्चों के लिए अधिगम परिणामों की वृद्धि का अध्ययन करना है। तो इसमें से आपने देखा कि एक क्वालिटी ली कि मतलब विकलांग बच्चों के लिए, और समूह कैसा है, समावेशी, ठीक है। और इसका जो मेन गुण क्या है, तो शिक्षण विधि के मतलब अधिगम परिणामों की वृद्धि का अध्ययन करना है कि जो विकलांग बच्चे हैं वो समावेशी शिक्षा में किस तरह का रिजल्ट उनका आ रहा है, किस तरह से उनकी स्टडी चल रही है, ठीक है। तो ये होता है आपका किस तरह के इसमें आएगा, बायोग्राफिकल रिसर्च, जीवनी संबंधी शोध के में ये जो है रेट्रोस्पेक्टिव स्टडीज़ रिलेटेड होती है, ठीक है। इनमें से सोशल इश्यूज से भी नहीं है, लैंग्वेज से भी कोई मतलब नहीं है, पॉलिटिकल से भी, तो ये होगा बायोग्राफिकल, जीवनी संबंधी शोध जो होते हैं इनके बारे में रेट्रोस्पेक्टिव स्टडीज़ की जाती हैं, ठीक है। आगे देखिए, कथन और कारण के रूप में है क्वेश्चन। तो यहाँ पर असर्शन और रीज़न में कह रहा है, असर्शन कह रहा है कि प्रायोगिक शोध में
स्वतंत्र चर के प्रभाव की जांच परतंत्र चर पर की जाती है। तो यहाँ पर ए सही है, क्योंकि एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में आपने जाना है कि डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं, तो स्वतंत्र चर के प्रभाव की जांच परतंत्र चर पे, जो डिपेंडेंट होगा उसी पर तो करेंगे, है ना। स्वतंत्र चर है उस पर तो हम कोई भी जोड़ तोड़ नहीं कर सकते हैं। दूसरा रीज़न कह रहा है दोनों चरों के बीच कारण संबंध प्रायोगिक प्रणाली द्वारा स्थापित किया जा सकता है। तो यहाँ पर इसकी ये सही तो है, स्टेटमेंट सही है कि कारण जो कॉजल इफेक्ट जो होता है वो एक्सपेरिमेंटल मेथड के द्वारा स्थापित किया जा सकता है, लेकिन इसकी ये व्याख्या सही से नहीं कर रहा है। ठीक है, ये जो कथन है इसका ये कारण यहाँ पर नहीं है, तो इसकी सही व्याख्या नहीं है। ए और आर दोनों सत्य हैं, पर इसका जो है सही एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो इस तरह से आर इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, तो ये हो गया। प्रायोगिक खोज होती क्या है? ये खोज के लिए एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण है जहाँ एक या एक से अधिक स्वतंत्र चरों को परिवर्तित किया जाता है और बाद में इनके ही प्रभाव को जानने के लिए एक या अधिक परतंत्र मतलब जो डिपेंडेंट वेरिएबल इन पर लागू किया जाता है। ठीक है, तो और कारण कह रहा है कि प्रायोगिक खोज द्वारा कारण संबंध की जांच की जा सकती है ताकि निष्कर्ष निकाला जा सके कि चर में परिवर्तन वास्तव में दूसरे चर में परिवर्तन का परिणाम है। तो इस तरह से यहाँ पर ये तो इस संबंध स्थापित की बात कर रहा है, तो यहाँ पर ये इसका सही स्टेटमेंट, इसकी जो है सही व्याख्या नहीं कर रहा है। ठीक है, ये हो गया आपका। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में अधिकतर यही क्वेश्चन बनते हैं। एन एक्सट्रेनियस वेरिएबल इज ऑल्सो नोन, मतलब बहिरंग चर को और किस नाम से जाना जाता है? तो बहिरंग चर ऐसे चर होते हैं जो स्वतंत्र और आश्रित चर के बीच संबंध को छिपा सकते हैं, है ना। तो इस तरह से बाहरी चर को प्रत्यक्ष रूप से ये प्रभावित कर सकते हैं। ठीक है, मतलब जो जैसे कि अब कह रहा है मानव कृति आर्टिफैक्ट की बात कर रहा है, तो यहाँ पर ये क्या है, एक बहिरंग चर है ना। इस तरह से क्योंकि ये भी बाहरी कारणों के द्वारा प्रभावित होगा, तो इस तरह किस नाम से जाना जाता है? तो मानव कृति आर्टिफैक्ट। इस तरह से भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन है, जब हम किसी परीक्षण का निर्माण इस प्रकार करते हैं कि बाह्य कारकों का द्वारा उत्पन्न विभिन्नताओं को संयोग की सामान्य अवधारणा के अंतर्गत संयोजित किया सकता है, तो किस सिद्धांत का निरूपण करता है? कि मतलब यहाँ पर कह रहा है कि एक्सट्रेनियस फैक्टर्स कैन ऑल बी कंबाइंड अंडर द जनरल कंसेप्ट ऑफ चांस। तो ये किस तरह का प्रिंसिपल होगा? यहाँ पे बाह्य कारकों की बात करा। देखिए ये सारे जो क्वेश्चन हैं आपके जितने भी ये आपके 2021 में पूछे गए हैं, तो ये चरों से ही संबंधित हैं, बाह्य कारकों द्वारा। तो यहाँ पर बात कह रहा है कि विभिन्नताओं को संयोग की सामान्य अवधारणा के द्वारा संयोजित किया सकता है, तो ये होता है आपका प्रिंसिपल ऑफ रैंडमाइजेशन। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ रेप्लिकेशन में क्या होगा कि रेप्लिका मतलब पुनरावृत्ति होगी, बार बार आवृत्ति होगी, बार बार रिपीटिशन होगा। प्रिंसिपल ऑफ लोकल कंट्रोल, इसमें क्या होगा कि जैसे एक बड़ा ग्रुप है उसको कई छोटे छोटे उप समूह में बांट दिया जाएगा, तो जो बड़ा ग्रुप होगा उसी के हाथ में अथॉरिटी होगी, तो मतलब लोकल कंट्रोल हुआ। प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशनल कंट्रोल कि जब क्रिया के दौरान, ठीक है, जो भी कोई ऑपरेशन जो भी फंक्शन हो रहा है उस समय के दौरान जो भी कंट्रोल होगा वो एक मेन बॉडी के अंतर्गत होगा। तो यहाँ पर रैंडमाइजेशन की बात करें, प्रिंसिपल ऑफ रैंडमाइजेशन, तो जब हम किसी एक्सपेरिमेंट का निर्माण इस तरह से करते हैं कि बाह्य कारकों द्वारा उत्पन्न विभिन्नताओं को संयोग की सामान्य अवधारणा के साथ कनेक्ट किया जा सकता है, तो ये रैंडमाइजेशन प्रिंसिपल कहलाता है। और इसका प्रयोग भी कहाँ पे होगा? एक्सपेरिमेंटल रिसर्च और क्वासी एक्सपेरिमेंटल, ठीक है, जिसको अर्ध प्रायोगिक रचना कहते हैं, वहाँ पर भी इसका प्रयोग होता है, क्वासी एक्सपेरिमेंटल। तो इस तरह से ये हो गया आपका प्रिंसिपल ऑफ रैंडमाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन, यहाँ पर देखिए एन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ट्रू। अब इसमें स्टेटमेंट की फॉर्म में है, इसमें क्या रहा है कि एन आइडियल सैंपल इज ऑलवेज पॉसिबल, एक आदर्श प्रतिदर्श सदैव संभव है। क्या ऐसा होता है? ऐसा तो नहीं होता है। सैंपल आप सभी लोग जानते हैं ना कि बड़ी जनसंख्या जो पॉपुलेशन है उसी का ही छोटा फॉर्म होता है और सत्य प्रतीत होता है। सत्य मतलब जो भी फॉर्म होगा ये सत्य प्रतिरूप होगा और ये पॉपुलेशन को सही रिप्रेजेंट करता है। तो जो भी सैंपल लिया जाता है उसमें वो सारी क्वालिटीज़ होनी चाहिए जो कि आपके पॉपुलेशन में है, तो इसमें वो सारे गुण भी पाए जाते हैं जो कि पॉपुलेशन में। तो इस तरह से
ये चीज़ उसको रिप्रेजेंट करती है, मतलब जो भी हमने सैंपल लिया, और इसी कारण जो भी सैंपल का फिर रिजल्ट आएगा उसको हम जनरलाइजेशन कर सकते हैं, जनरलाइज कर सकते हैं, मतलब जो भी अदर ग्रुप है इसी तरह के, तो वहाँ पर भी इनको जनरलाइज किया जा सकता है। लेकिन अगर क्वालिटीज़ नहीं होंगी सारी, तो हम इसको इस तरह के शोध में हम इसको रिजल्ट इसका बहुत एक्यूरेट नहीं मानते हैं, है ना। तो क्या आइडियल सैंपल इज़ ऑलवेज पॉसिबल, क्या हमेशा संभव है? नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है, ये तो नहीं हो सकता है, तो ये नहीं होगा आपका। फिर है समय और बजट संबंधी अवरोध एक आदर्श प्रतिदर्श के चयन में बाधा नहीं डालते हैं। हाँ, डालते क्यों नहीं है, बिल्कुल डालते हैं, ठीक है। तो ये भी नहीं सही है भाई, अगर आप बड़ा ले लेंगे या उसमें ज़्यादा खर्चा आ रहा है, हमारा इकोनॉमिकली भी ज़्यादा महंगा पड़ रहा है, तो इस तरह से ये बिल्कुल इफेक्ट क्यों नहीं करेगा। तीसरा है जो है प्रतिचयन संबंधी अपर्याप्तताओं को प्रबंधित किया जा सकता है, मैनेज किया जा सकता है। हाँ, तो ये सब ये सही है। अ लार्ज सैंपल कैन मीट द इनडिक्वेंसीज, एक बृहद प्रत्यक्ष अपर्याप्तताओं की पूर्ति कर सकता है, ठीक है। ए रिप्रेजेंटेटिव सैंपल इज बेनिफिशियल, मतलब ये सही है ना। तो ये सारी चीज़ें इसमें होनी चाहिए, ये ठीक है, ठीक है। तो इसका ये राइट ऑप्शन हो गया। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है गिवन बिलो टू स्टेटमेंट, दो स्टेटमेंट दिए हैं, इसमें रिसर्च क्वेश्चन से है कि शोध प्रश्न, एक पहला कथन है शोध प्रश्न एक दूसरे से संबंध होने चाहिए, तो ये ठीक है, हाँ संबंध होने चाहिए, ठीक है। स्टेटमेंट सेकंड कह रहा है कि शोध प्रश्न व्यापक या संकीर्ण होने चाहिए। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर बात करते हैं हम, ये इसमें कह रहा है कि शोध प्रश्न हमेशा किस तरह से होने चाहिए, तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो व्यापक या संकीर्ण हो, बहुत ज़्यादा ब्रॉड हो या बहुत नैरो हो, ऐसा नहीं होता है। शोध प्रश्न हमेशा एक तो किसी उद्देश्य से बनाए जाते हैं, ठीक है, और शोध प्रश्न ऐसा प्रश्न होता है जिसका उत्तर देने के लिए शोध परियोजना निर्धारित की जाती है। मतलब पहले तो हम कोई एक प्रॉब्लम सेलेक्ट करते हैं, पहले एक फील्ड लेते हैं, फिर प्रॉब्लम होती है, फिर हम एक क्वेश्चन बनाते हैं परिकल्पना के रूप में। तो इस तरह से शोध प्रश्न एक ऐसा प्रश्न होता है जिसका उत्तर देने के लिए शोध परियोजना निर्धारित की जाती है। ये क्वालिटेटिव या क्वांटिटेटिव के अनिवार्य, इसमें मतलब ये भी क्वालिटीज़ भी पाई जाती है कि किस तरह से प्रश्न होगा। तो प्रश्न की स्थिति बहुत बड़ी या छोटी नहीं होनी चाहिए, और प्रश्न क्या है, बिल्कुल एक मतलब सिंपल लैंग्वेज होनी चाहिए, कोई भी इसमें डबल मीनिंग नहीं होना चाहिए कि समझने में गलती हो, ठीक है। तो इस तरह से कोई भी शब्दावली का प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो ये तो स्टेटमेंट फॉल्स है और फर्स्ट इज ट्रू, और एक दूसरे से संबंधित होने चाहिए, ठीक है। तो ये सही है, लेकिन गलत, ये दूसरा वाला गलत है। तो यहाँ पर आपका हो गया कि जो स्टेटमेंट वाला है, ये स्टेटमेंट फर्स्ट तो सही है, बट सेकेंड इज इनकरेक्ट, ठीक है। तो ये आपका इससे संबंधित हो गया थर्ड पार्ट से, ठीक है, सी पार्ट। अगला क्वेश्चन है, देखिए, जब अनुसंधान समस्या विषम जनसंख्या से संबंधित हो, तब सबसे अधिक जो सैम्पलिंग मेथड है वो कौन सा होगा। तो सैम्पलिंग का क्वेश्चन हमेशा एक बार बनता है, ठीक है, चाहे वो आपका प्रोबेबल नॉन प्रोबेबल हो। इसके बारे में मैंने एक वीडियो बना रखी है, आप लोग उसको देख लीजिएगा, आपको सारा पॉइंट वहाँ पे क्लियर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर इसमें हम बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, प्रोबेबल नॉन प्रोबेबल की बात हो, या इसी में से टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग कई बार चूज़ करने को आती है कि कौन सी प्रोबेबल है, कौन सी नॉन प्रोबेबल है। तो इस तरह से आपको पता होना चाहिए कि कौन सी सैम्पलिंग कई तरह की हैं, काफ़ी तरह की हैं। उसी में से एक होती है स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है कि जब अनुसंधान समस्या जो है विषम जनसंख्या से संबंधित हो, हेट्रोजेनस की बात कर रहा है, तो सबसे अधिक जो मेथड जिसमें यूज़ किया जाएगा वो क्या होगा, आपका स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग होगी, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, जनसंख्या मतलब पॉपुलेशन को कुछ स्पष्ट उपसमूह और स्ट्रैटा में, मतलब कई स्तरों में बांट दिया जाता है। तो अनुसंधानकर्ता उन सभी उपसमूह अथवा स्तरों से इकाइयों का चयन सुनिश्चित करना चाहता है। तो इस तरह से वो क्या करेगा, इस समय स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग का प्रयोग करेगा। जैसे कि यहाँ पर है कि जनसंख्या कह रहा है कि विषम, इसीलिए विषम जनसंख्या की बात कर रहा है, ठीक है, सम विषम, इस तरह से ये इसीलिए विषम जनसंख्या बोल रहा है। तो रैंडम सैम्पलिंग जो स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग है, इसका प्रयोग हम वहाँ पे करेंगे, जैसे कि अब मान लीजिए कोई एक स्कूल है, वहाँ पे माध्यमिक स्तर के छात्रों को अलग अलग क्लास में 6, 7 और 8 के 3 उप समूह में, अथवा उनको ऐसे भी डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है कि जैसे ग्रामीण और शहरी छात्रों के 2 स्तरों में, अथवा मेल फीमेल का भी 2 स्तर हो सकता है, ठीक है। तो इस तरह से बुद्धि के हिसाब से भी हो सकता है, उच्च, औसत और निम्न, मतलब एक ही ग्रुप है, लेकिन वहाँ पर जैसे एक ही क्लास में
या अलग अलग क्लास भी हैं तो उनमें अलग अलग मेल फीमेल हो गए, अलग अलग उनके जो है किस परिवेश से हैं, ग्रामीण हैं, शहरी हैं, इस तरह से। तो ये अलग अलग स्तरों में बांट दिया गया। तो यही हो गया स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग। इसका आप बिल्कुल फीचर आप याद रखिएगा, ठीक है। तो ये जो है सैम्पलिंग से एक क्वेश्चन आना ही आना है, कई बार मैचिंग को भी आता है। तो सैम्पलिंग का जो है वीडियो आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। अब ये कह रहा है द क्वान्टिटेटिव रिसर्च इज बेस्ड ऑन, मात्रात्मक अनुसंधान किस पर आधारित है। तो मात्रात्मक अनुसंधान क्वांटिटेटिव ये क्या होता है, अति सरलीकरण पर आधारित होता है। रिडक्शनिज, ठीक है, रिडक्शनिज्म में आधारित होता है अति सरलीकरण। ये एक स्पष्टीकरण के किसी भी दृष्टिकोण को संदर्भित करता है जो संरचना या व्यवहार की जटिलताओं को कम जटिल इकाइयों में करने का प्रयास। अति सरलीकरण से मतलब हुआ कोई भी बहुत कॉम्प्लेक्स चीज़ है उसको बहुत ईजी वे में बांटना, ठीक है। तो इस तरह से अति सरलीकरण पे यह आधारित होता है क्वांटिटेटिव रिसर्च, ठीक है। ये कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि बिल्कुल ईजी है, लेकिन आपको बस थोड़ा सा ट्रिक लगाना है। फिर है यहाँ पर देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी टेकन इनटू अकाउंट व्हाइल प्रिपेयरिंग क्वेश्चन आयर। आप क्वेश्चन आयर देखिए, इस तरह से काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए जो बिल्कुल सिंपल हैं। ये सब भी आपके 2022 में ही पूछे गए हैं। प्रश्नावली तैयार करते समय किन चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए। तो सबसे पहला अनुसंधान का उद्देश्य, तो इसमें सबसे पहला तो अनुसंधान का उद्देश्य ही होता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका। उसके बाद प्रमुख प्रश्नों से दूसरा है आपका प्रश्नों की संक्षिप्तता, ठीक है, हाँ ये भी होना चाहिए, ठीक है। दूसरा हो गया आपका प्रश्नों की संक्षिप्तता, प्रमुख प्रश्नों से बचना, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपके प्रश्नावली तैयार करते समय ध्यान में रखनी चाहिए। कुछ पॉइंट है जैसे कि अनुसंधान का उद्देश्य हो गया, प्रश्नों की संक्षिप्तता और द्विअर्थी नहीं होना चाहिए, मुख्य प्रश्नों से बचना चाहिए, उत्तरदाताओं को विश्लेषित करना, प्रश्नों को स्पष्ट लिखा जाए, ठीक है, कोई भी ऐसा द्विअर्थी ना हो, प्रश्नावली को मूल्यांकन किया जा सके, प्रश्न ऐसे होने चाहिए कि जिनका मूल्यांकन आसानी से किया जा सके। तो ये सारी चीज़ें क्वेश्चन आयर तैयार करते समय हम बनाते हैं। ये सब टूल्स में आपके आता है, ठीक है। इंटरव्यू है, क्वेश्चन आयर है, या आपके किस में आते हैं, जो टूल्स होते हैं, रिसर्च टूल्स होते हैं ना डाटा कलेक्शन के लिए, वही सारी चीज़ें इसमें यूज़ की जाती हैं, ठीक है, क्वेश्चन आयर वगैरह। अब देखिए एक अगला क्वेश्चन पूछा गया था, ये थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है इसलिए मैंने इसको लिया है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज फॉर चेकिंग प्लेजरिज्म, ठीक है, साहित्यिक चोरी जिसको कहते हैं, इसको रोकने के लिए नहीं किया जाता है। अब देखिए इस बार तो ऐसे पूछा गया कि नहीं किया जाता है, लेकिन हो सकता है अगली बार ऐसे पूछ ले कि कौन कौन से किए जाते हैं, उनमें से आपको छांटना है। तो देखिए साहित्यिक चोरी क्या होती है। साहित्यिक चोरी पहले से प्रकाशित विचार हो, अभिव्यक्ति हो, शब्द, छवि या प्रक्रिया को अपनी मूल रचना के रूप में उपयोग करने पर लागू होती है, ठीक है। इसे चोरी या कॉपीराइट का जो उल्लंघन, मतलब अगर कोई आपका कंटेंट चुरा लेता है, जैसे रिसर्च वगैरह में अधिकतर होता है कि पीएचडी में इस तरह से होता है, थीसिस कोई लिख रहा है और किसी की कहीं पर दूसरे के नाम से पब्लिश हो रही है, तो ऐसा भी हो जाता है, यही साहित्यिक चोरी होती है, ठीक है। तो यहाँ इसी को जिसको हम कॉपीराइट बोलते हैं कि दूसरे का कंटेंट ना यूज़ किया जाए, है ना, तो यही होता है। अब इसके लिए कौन कौन से टूल्स होते हैं, तो इसमें टर्निटिन, ठीक है, टर्निटिन और आइथेंटिकेट और उरकुंट, ये जो हैं इसके लिए यूज़ होते हैं। ये जो हैं और जो ऑनलाइन प्रोसेस में यूज़ किए जाते हैं, और खाली लेटेक्स जो है वो नहीं यूज़ होता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। कई बार इन्हीं को डाल के, और जब किसी का ऐसे कोई शोध पत्र आता है, कुछ इस तरह से पेपर्स, जर्नल्स वगैरह आते हैं, तो इन्हीं के थ्रू जो है चेक किया जाता है कि साहित्यिक चोरी कितनी की गई है, या कहाँ से कंटेंट लिया गया है, किसके नाम पे था, और कौन इसको पब्लिश कराना चाह रहा है, ठीक है। तो इस तरह से साहित्यिक चोरी अक्सर क्वेश्चन आपके यहीं से बनते हैं, साहित्यिक चोरी से हो गए और एथिक्स से हो गए, ठीक है, नैतिकता से, शोध नैतिकता के बारे में ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, और मैं बार बार इसीलिए कह रही हूँ कि उन वीडियोस को आप लोग देख लीजिए, आपका रिसर्च एकदम कंप्लीट पक्का हो जाएगा, क्योंकि 5 क्वेश्चन तो यहाँ से आने ही आने हैं। और नेट पास करने के लिए, जेआरएफ के लिए तो चलिए 35+ होने चाहिए, लेकिन नेट पास करने के लिए आपको 30+ क्वेश्चन आपने ठीक किए हैं तो ये आपका हो जाएगा, ठीक है। अलग अलग क्वेश्चन, मतलब अलग अलग सब्जेक्ट की, क्योंकि अलग अलग जाती है कट ऑफ, इसलिए बता रही हूँ कि 30 क्वेश्चन आपको कम से कम इतने तो करने ही हैं। 30 से ज़्यादा हो जाएंगे बहुत अच्छी बात है, ठीक है फ्रेंड्स। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में
और वीडियो सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल पे आप लोग जुड़े रहिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। वीडियो देखते हैं लोग लेकिन ना लाइक करते हैं और ना ही सब्सक्राइब करते हैं, तो मैं उनसे ये कहना चाहूँगी कि आप लोग मेरे को भी मतलब मेरा भी मोटिवेशन बढ़ाइए, मुझे भी फीडबैक दीजिए, लाइक करें, सब्सक्राइब भी करिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।